Hello students, welcome to Paragon classes. क्लास 12th के इस लेक्चर में हम जो यूनिट शुरू कर चुके थे ऑलरेडी, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ, जिसमें कि आपको इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पूरी जानकारी दी गई थी पिछले लेक्चर में। आज हम उसको आगे बढ़ाते हैं और आज हम आपको एक नया टॉपिक शुरू करवाते हैं। तो चलते हैं आज के नए टॉपिक की तरफ। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। टॉपिक का नाम जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसमें से वेलोसिटी वर्ड बच्चों ने पहले सुन रखा है, 11th क्लास में भी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है ये हम आज सीखेंगे, और ये टॉपिक आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और इसका डेरिवेशन 3 मार्क्स में करने के लिए काफी बार आ चुका है, बल्कि इस पूरे चैप्टर का ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो शुरू करते हैं अपना ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक। ये टॉपिक यहीं से शुरू होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, पहले भी देख चुके हो, ये किसी मेटालिक कंडक्टर के अंदर का माइक्रोस्कोपिक या एटॉमिक व्यू बोल सकते हैं है। अभी फिलहाल ये मेटालिक कंडक्टर पे कोई बैटरी या कोई सेल वगैरह कुछ नहीं लगा है। ये एक सिंपली एक मेटालिक कंडक्टर आपने लिया, और जब मैंने बताया था कि मेटालिक कंडक्टर को आप एटॉमिक व्यू देखेंगे उसका, तो मेटल के हर एटम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एटम से अलग हो चुके होते हैं, और वो एटम इन इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की वजह से पॉजिटिव आयन बन चुके होते हैं। जितने भी आप ये बड़े सर्कल्स देख रहे हैं, ये एटम थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए और वो पॉजिटिव आयन बन चुके हैं। और जो इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं इन्होंने, वो ये छोटे सर्कल्स दिखाई दे रहे हैं नेगेटिव साइन वाले, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे कंडक्टर में हमेशा रेंडम मोशन में रहते हैं। रेंडम मोशन समझ लें कि ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, कहीं पर भी अपनी मर्जी से भाग रहे होते हैं, रेंडमली ब्राउनियन मोशन टाइप का। और ऐसा करने के दौरान ये आपस में भी टकरा रहे होते हैं और पॉजिटिव आयन से भी टकरा रहे होते हैं। सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल वेलोसिटी होती है। जो डिनोट की गई है U1 से, U2 से, U3 से एंड सो ऑन अप टू UN। यानी इसमें ऐसा सपोज कर लिया आपने कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जो कि रेंडम मोशन में है, कोई किधर भी जा सकता है, कोई सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जा रहे, दे आर इन रेंडम मोशन, और सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की मान लीजिए U1 वेलोसिटी है, सेकंड की U2, U3 एंड सो ऑन। ये सभी के लिए है, मैंने एक दो का बना के दिखाया है, सभी रेंडम मोशन में है कहीं कहीं। ये वेलोसिटी जो हैं इलेक्ट्रॉन्स की, U1, U2, U3, इनको थर्मल वेलोसिटीज बोलते हैं, क्योंकि ये वेलोसिटी इस कंडक्टर के टेम्परेचर की वजह से इसमें होती है। जितना आप टेम्परेचर कम करते रहेंगे उतने ये इलेक्ट्रॉन स्लो होते जाएंगे, स्लो डाउन होते जाएंगे। अब सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होने के बाद भी अगर आप इन सारी वेलोसिटीज का एवरेज निकाल लें, जिसे मीन भी कहते हैं, तो आपको सब वेलोसिटीज को ऐड करके n से डिवाइड करना पड़ेगा, जिसे कहा जाएगा एवरेज थर्मल वेलोसिटी। तो ये हमेशा 0 आएगी। ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी हमेशा कितनी आएगी? 0। क्यों? क्योंकि सब अपने अपने में तो वेलोसिटी है सबकी अपनी अपनी, लेकिन सबका
ऐड करके एवरेज निकालेंगे तो सब जीरो क्यों आता है? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है उसके वेलोसिटी को इधर जाने वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी का इफेक्ट कैंसिल कर रहा है। और ऐसा भी कह सकते हैं कि वो सारे इलेक्ट्रॉन्स किसी एक पर्टिकुलर में नहीं जा रहे हैं, वो एक दूसरे के मोशन को, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं। तो जब तक इस कंडक्टर को आप ऐसे ही, जैसा ये अभी समय दिख रहा है, वैसा रखोगे, तब तक सारे इलेक्ट्रॉन्स मोशन में होते हुए भी उन सब की एवरेज वेलोसिटी हमेशा जीरो आएगी, जिसको एवरेज थर्मल वेलोसिटी कहते हैं, ड्यू टू देयर रैंडम मोशन। क्योंकि ये सारे इलेक्ट्रॉन मिलकर कहीं नहीं पहुंच रहे हैं, एक दूसरे के मोशन को कैंसिल कर रहे हैं रैंडम मोशन होने की वजह से। जैसे कि एक रूम में बहुत सारे बच्चे बंद कर दिए जाएं और वो रूम में ही इधर उधर भागते रहे, तो वो सारे मोशन में तो रहेंगे, लेकिन वो पूरी क्लास, यानी वो सारे बच्चों का ग्रुप किसी एक पर्टिकुलर जगह पर, किसी एक डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंच पाएगा। अगर वो पूरी क्लास को, पूरे ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पर पहुंचना है तो सबको एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, तो सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होते हुए भी वो उसी रूम में ही रहेंगे। वैसे ही है, सबकी अपनी अपनी वेलोसिटी होते हुए भी रैंडम वेलोसिटी या एवरेज वेलोसिटी जीरो रहेगी सबकी कुल मिलाकर। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पर। इस कंडक्टर की लेंथ को अगर सपोज कर दिया जाए L, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ कितना ले लिया? L ले लिया। और इस कंडक्टर के दोनों एंड्स के अक्रॉस लगा दिया जाए एक बैटरी या सेल, तो लगा देते हैं। ये जो आपने किया, क्या किया कि एक वायर इधर से कनेक्ट कर दिया, इस एंड को A सपोज कर दें और इस एंड को B सपोज कर दें, तो A वाले एंड पर एक वायर कनेक्ट करा और उसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, और B वाले एंड पर एक वायर कनेक्ट किया और उसको बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। ये जो आप देख रहे हैं ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये जो है ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस, जिसे बैटरी का वोल्टेज भी कहते हैं, वो V है। तो ऐसा बोलते हैं कि आपने V वोल्ट का एक बैटरी कनेक्ट कर दिया है इस कंडक्टर के दो एंड्स के अक्रॉस। जैसे ही आप ये बैटरी कनेक्ट करेंगे, इस कंडक्टर के अंदर डेवलप हो जाएगी एक इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैंने E से डिनोट किया है, और ये जो एरो दिखाया है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है A to B। क्यों डेवलप हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड इसके अंदर? क्योंकि आपने A वाला एंड पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और जो B वाला एंड है वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया। और जब
इस एंड को आप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर चुके हो और इस एंड को नेगेटिव टर्मिनल से, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे आप? V/L। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वाले चैप्टर, जो फर्स्ट यूनिट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल चैप्टर है, उससे आया है, जहां जिस टॉपिक में पढ़ाया गया था वो था पोटेंशियल ग्रेडियंट, के दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड कर दें उन दोनों पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस से, तो उन दोनों जगहों के बीच की इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है। और यही फॉर्मूला सेम टू सेम आपने कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए भी किया है पिछले चैप्टर में। वहां आपने E = V/D लिखा था, जब V था दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और D उन प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस था। यहां V A और B के बीच का, A एंड और B एंड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है और A और B के बीच का जो डिस्टेंस यानी कंडक्टर की लेंथ है वो L है। तो ये फॉर्मूला यहां से आया। ये एरो मैंने अभी फिलहाल इसलिए हटा दिया क्योंकि यहां इस इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। तो सबसे पहले ये दो बातें याद रखें, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, और ये पूरा जो कॉन्सेप्ट चल रहा है ये आपको बहुत काम आएगा आगे भी ओम्स लॉ वगैरह समझने में। जब तक बैटरी नहीं लगी थी तब तक ये रैंडम मोशन कर रहे थे और इनकी एवरेज वेलोसिटी सबकी मिलाकर 0 थी। बैटरी लगने के बाद सबसे पहले क्या होगा, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगी पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, एक एंड पॉजिटिव टर्मिनल पर एक नेगेटिव, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होगी ये। और इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही डेवलप होगी इन सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी और वो फोर्स ये होगी। ये फॉर्मूला आपको इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था। मैंने बच्चों को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते हुए कहा भी था कि जो भी कुछ पढ़ाया जा रहा है वो यहीं पर खत्म नहीं होगा, उसके आगे यूज होगा। ये फॉर्मूला कहाँ से आया? ये फॉर्मूला मैं यहाँ रफ में साइड में लिख कर दिखाता हूँ। F = QE एक फॉर्मूला बच्चे को पढ़ाया था जो डाइपोल के ऊपर टॉर्क निकालने के लिए भी यूज हुआ था, कि अगर Q चार्ज को E इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगती है F = QE। इससे ये फॉर्मूला कैसे बना है, यहाँ हम फोर्स किसके ऊपर निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के ऊपर। इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है उसे Q से डिनोट ना करके E से डिनोट करते हैं, स्मॉल e से, जिसका वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आता है। और E इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह तो रखा ही है, और यहाँ फोर्स डायरेक्शन के साथ निकाली जा रही है, इसलिए माइनस वेक्टर का निशान लगा दिया ऊपर, और ये माइनस साइन ये डिनोट करता है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है पॉजिटिव से नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किस तरफ लगेगी? पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होंगे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। अब ये इलेक्ट्रॉन अपना रैंडम मोशन भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो इन पर कोई फोर्स नहीं लग रही थी और ये अपनी मर्जी से मूव कर रहे थे। अब इन इलेक्ट्रॉन्स पर सब पर ही एक ही पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगना शुरू हो गई है, और वो फोर्स की वैल्यू आपको साइड में दिखाई है। फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है पॉजिटिव से नेगेटिव, और इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होने की वजह से पॉजिटिव टर्मिनल यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी डायरेक्शन में उन पर फोर्स लग जाएगी, और ये फोर्स लगते ही इलेक्ट्रॉन्स में शुरू हो जाएगा एक्सेलरेशन। कितना एक्सेलरेशन होगा? इतना एक्सेलरेशन होगा। जैसे ये फॉर्मूला कहां से आया है वो आपको बताया, ऐसी एक और फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, F = ma, फोर्स = मास × एक्सेलरेशन। ये 11th क्लास में भी पढ़ा है, 9th क्लास में भी पढ़ा है। किसी बॉडी पर
इलेक्ट्रॉन पर ही नहीं, किसी भी बॉडी पर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। और कैसे पता लगाते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन करके। तो इस फॉर्मूले से आपने मास को फोर्स के नीचे यहाँ डिवाइड कर दिया तो एक्सेलरेशन आ गया। ये है वो, बस वेक्टर फॉर्म में लिखा है। और F का वैल्यू आपको पहले ही पता है, तो F का वैल्यू पता होने की वजह से आपने F का वैल्यू यहां पुट कर दिया। हर इलेक्ट्रॉन में इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। और इस एक्सेलरेशन की वजह से हर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो पहले इनिशियल u1 थी वो एक्सेलरेट होगा तो उसकी वेलोसिटी u1 से v1 हो जाएगी। ये इक्वेशन v इज इक्वल टू u प्लस at, ये बच्चों ने 11th क्लास में पढ़ा है, इक्वेशन ऑफ मोशन, कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी पहले u हो और उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाए तो एक्सेलरेशन के बाद वो एक्सेलरेशन करने की वजह से फाइनल वेलोसिटी उसकी v बन जाती है और t वो टाइम है जितनी देर उसने एक्सेलरेट किया। तो यहां पर भी क्या होगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगी, बल्कि शुरू से करें तो जैसे ही बैटरी आपने यहां लगाई दोनों एंड्स के अक्रॉस, बैटरी लगते ही ए और बी एंड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ V, जो कि बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगने लगी। उस फोर्स की वजह से हर इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और उस एक्सेलरेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इनिशियल से बदलकर फाइनल हो जाएगी। लेकिन जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होके ऐसे भागने की कोशिश करता है, वो किसी न किसी सामने से आने वाले पॉजिटिव आयन से टक्कर लग जाती है उसकी, और टक्कर लगते ही वो इलेक्ट्रॉन डिफ्लेक्ट होकर किसी दूसरी तरफ जाता है, फिर टक्कर लग जाती है, फिर किसी और तरफ जाता है, फिर टक्कर लग जाती है, फिर किसी और तरफ जाता है। यानी इलेक्ट्रॉन जो है वो एक ही बारी में एक्सेलरेट होके कंडक्टर के एक एंड से दूसरे एंड नहीं पहुंचता, बल्कि हर इलेक्ट्रॉन, जैसा कि मैंने इसका दिखाया, ऐसे ये फिर ये फिर ये, ऐसे टक्कर खा कर ऐसे जिगजैग पाथ बनाता हुआ दूसरे एंड तक जाता है। और हम अगर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करें, मान लीजिए इसकी वेलोसिटी पहले u1 थी अकेले की, सबकी एवरेज 0 थी लेकिन अकेले की कुछ वेलोसिटी u1 थी। जैसे ही उस पर फोर्स लगी वो एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट होकर भागा, लेकिन भागा सिर्फ यहां तक, और यहां जाते उसकी टक्कर लग गई। ये जितनी देर तक भागा, अगर इस टाइम को मैं t1 कहूं तो t1 समय बाद उसकी फाइनल वेलोसिटी को मैं v1 बोल सकता हूं। इनिशियल वेलोसिटी हमने u1 ली ही थी, ए एक्सेलरेशन जो उसमें हुआ वो ये था, और कितनी देर तक के लिए वो एक्सेलरेशन हुआ, t1 समय के लिए। एक्सेलरेशन के ऊपर भी मैंने वेक्टर लगा दिया, t टाइम है इसलिए टाइम स्केलर होता है। ये t1 टाइम जितनी देर तक वो भागा, एक्सेलरेट हुआ टकराने से जस्ट पहले, ये टाइमिंग इलेक्ट्रॉन का रिलैक्सेशन टाइम कहलाता है। वैसे नॉर्मली रिलैक्सेशन का मतलब होता है कोई आराम कर रहा हो तो बोलते हैं ही इज रिलैक्सिंग, लेकिन यहां जितनी देर वो बिना टक्कर खाए भागता है, एक्सेलरेट होता है, उस टाइमिंग को, जिसमें उसकी स्पीड u1 से बढ़कर v1 हो जाती है, उस टाइमिंग को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। टक्कर लगने के बाद वो धराशायी हो जाता है, लेकिन वो फिर से रिफ्रेश होता है क्योंकि उस पर लगातार फोर्स लग रही है, वो फोर्स उसे रुकने नहीं देती। टक्कर लगती है, धराशायी होता है, फिर भागता है, फिर टक्कर लगती है, फिर भागता है, फिर टक्कर लगती है, फिर भागता है, और टक्करें खा कर अल्टीमेटली वो अपने डेस्टिनेशन यानी दूसरे एंड ऑफ द कंडक्टर तक पहुंच जाता है।
और जब वो दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, सारे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे पहुंचते हैं, उसी एक एंड से दूसरे एंड इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से कंडक्टर में करंट फ्लो करता है। जब तक बैटरी नहीं थी, सारे इलेक्ट्रॉन अपने अपने जगहों पर कोई इधर कोई इधर कोई इधर रैंडम मोशन कर रहे थे, उन सबका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन नहीं था। लेकिन बैटरी लगने के बाद हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगी, क्योंकि कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगी, जिस फोर्स की वजह से हर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ, और एक्सेलरेट होकर वो भागता है, टक्कर लगती है, फिर भागता है, फिर टक्कर लगती है। ऐसे टक्कर खा खा कर अल्टीमेटली वो दूसरे एंड तक पहुंच जाता है। और इलेक्ट्रॉन के एक एंड से दूसरे एंड तक ऐसे बार बार टक्कर खा के पहुंचने की एवरेज वेलोसिटी को ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहा जाता है। आपके नोट्स में पूरा ये डेफिनेशन लिखा है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? इट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स विद विच दे गेट ड्रिफ्टेड आफ्टर सफरिंग सो मेनी कोलिजन्स फ्रॉम वन एंड टू अदर। और ये फाइंड आउट कैसे की जाती है? जैसे आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी t1 समय बाद क्या होगी, u1 से v1 हो गई, वो फाइंड आउट कर दी। ऐसे ही यहां कॉमा लगाकर मैं सेकेंड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी फाइंड आउट कर देता हूं। फाइनल वेलोसिटी वो v2 होगी, और इनिशियल वेलोसिटी सेकेंड इलेक्ट्रॉन की u2 थी, प्लस a, और कितने समय मान लो वो भागा, t2। सबका टाइमिंग टक्कर वक्कर का ये रेंडम है, किसी की टक्कर जल्दी भी हो सकती है, किसी की देर में भी हो सकती है, लेकिन खूब सारी टक्करें होंगी जब इलेक्ट्रॉन एक एंड से दूसरे एंड तक फ्लो करते हैं। ऐसे ही थर्ड इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी जो फाइनल बनेगी वो u3 प्लस a t3 होगी, एंड सो ऑन करते करते nth इलेक्ट्रॉन की जो फाइनल वेलोसिटी बनेगी वो un प्लस a tn। ये आपके हर इलेक्ट्रॉन की फाइनल वेलोसिटी बनेगी, v1 v2 v3 अप टू vn, जिन इलेक्ट्रॉन्स की इनिशियल वेलोसिटी u1 u2 u3 अप टू un थी। और हर इलेक्ट्रॉन का जो रिलैक्सेशन टाइमिंग है वो t1 t2 t3 एंड सो ऑन। अगर हम इन फाइनल वेलोसिटीज का मीन निकाल लें, थोड़ा सा नीचे करके सेपरेट में निकालते हैं। अगर हम इन सारी फाइनल वेलोसिटीज का मीन निकाल लें, ए v1 प्लस v2 प्लस v3 एंड सो ऑन अप टू vn डिवाइडेड बाय n, तो इस मीन को हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे। तो अगर थ्योरेटिकली पूछा जाए कि व्हाट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप ऐसा कह सकते हो कि किसी भी कंडक्टर में बैटरी या सेल लगने के बाद कंडक्टर के अंदर जब इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगती है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेट होने की वजह से वो भागता है, लेकिन उसकी टक्कर लगती है, फिर भागता है, फिर टक्कर लगती है, और ऐसे टक्करें खा खा के जब वो एक एंड से दूसरे एंड पहुंचता है तो उसे ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये थ्योरेटिकली आप किसी को एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन मैथमेटिकली ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है कि फोर्स लगने के बाद, एक्सेलरेट होने के बाद जो फाइनल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन्स अटेन करते हैं, उन फाइनल वेलोसिटीज का जो मीन है वो कहलाता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अब इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, v1 का, v2 का, v3 का, इन सब का वैल्यू ये जो ऊपर लिखा है इस वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। और वैल्यू पुट करने के लिए मैं यहां पर थोड़ी जगह खाली कर लेता हूं। ये वाली बात सब बच्चों के पास अब रिकॉर्डेड हो ही गई है। एक बार आखिरी बार समझा देता हूं अपनी तसल्ली के लिए कि जब तक बैटरी नहीं लगी थी इलेक्ट्रॉन्स तब भी मोशन में थे, पर रैंडम मोशन था,
और उनका रेंडम मोशन की वजह से जो उनकी एवरेज वेलोसिटी थी वो 0 थी। बैटरी लगने के बाद दोनों एंड्स के बीच में क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर डेवलप हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगी, उस फोर्स की वजह से हर इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट हुआ और उस एक्सेलरेशन की वजह से उसने फाइनल वेलोसिटीज अटेन कर ली हर इलेक्ट्रॉन ने। उन फाइनल वेलोसिटीज का मीन फाइंड आउट किया जा रहा है यहां पर, जिसे कहा जा रहा है क्या, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये हट चुका है, लेकिन आप रिवाइंड करोगे वापस आ जाएगा। क्लासरूम और यहां वाले लेक्चर में यही मेन फर्क है। तो अब हम आपको दिखाते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट करना। ये लिख दिया आपने ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जगह है vd, और v1 v2 v3 vn इन सब का वैल्यू पुट करता हूं मैं। v1 का वैल्यू यहां से दिख रहा है, ये u1 प्लस at1 प्लस v2 का वैल्यू पुट करेंगे यहां से u2 प्लस at2 एंड सो ऑन करेंगे। सबके वैल्यूज क्या है, सीधा un प्लस atn। ये आपने इस एक्सप्रेशन में सबके वैल्यूज पुट कर दिए और डिवाइड किससे करना है, n से। अब आप इस एक्सप्रेशन को अगर रीअरेंज करें तो ऐसे लिख सकते हैं u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन करके अप टू un। डिवाइडेड बाय n। u1 u2 u3 un इन सब के नीचे भी n आएगा, और प्लस at1 at2 at3 एंड सो ऑन करके atn में से a आप कॉमन ले लो। ब्रैकेट में आपके पास बचेगा t1 प्लस t2 प्लस t3 एंड सो ऑन करके tn डिवाइडेड बाय n। आपने बस इस एक्सप्रेशन को u1 u2 u3 और un के नीचे n लिख के अलग लिख लिया, और at1 at2 at3 और atn में से सब में से a कॉमन लेके इसको अलग छोड़ दिया। अब आप u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन अप टू un डिवाइडेड बाय n, ये देखो ये पहले ही आपको बोल दिया था, ये पहले ही आपका 0 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू तो पहले ही आपकी 0 है, जिसे एवरेज थर्मल वेलोसिटी कहा गया था। तो आपका जो एक्सप्रेशन vd का बन जाएगा वो बन जाएगा सिर्फ a रहेगा आपके पास, और ये t1 t2 t3 अप टू tn डिवाइडेड बाय n को आप t बार लिख सकते हो। ये जो t बार है, स्मॉल t के ऊपर बार लगाया है, एरो नहीं है, याद रखें, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लग जाएगा तो ये वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगी, लेकिन टाइम वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता। ये जो बार है ये किसी चीज के एवरेज को शो करता है, यानी मीन को शो करता है। तो यहां पर आपने किस चीज का मीन निकाला हुआ है, ये जो भी कुछ आपको दिख रहा है, हटा देते हैं इस सबको, एक मिनट। ये आपको जो दिख रहा है ये t1 प्लस t2 प्लस t3 अप टू tn डिवाइडेड बाय n, ये सारे t1 को क्या बोला था हमने, रिलैक्सेशन टाइम, ये t1 जो था। ऐसी t2 भी, वो टक्कर जो सेकंड वाले को लगी है जितनी देर में, वो t2 t3 सब रिलैक्सेशन टाइम है। इन सारे रिलैक्सेशन टाइम्स का आपने बार यानी मीन निकाल लिया है, यानी t बार को, बार है ये, ध्यान रहे एरो नहीं, इसको कहा जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम।
इसको कहा जाता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है जी, तो टी बार हो गया आपका एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। और अभी थोड़ी देर पहले आपने ए की वैल्यू ही पता लगा रखी थी, जो ये थी। रिवाइंड करके देखोगे तो ए की वैल्यू मिल जाएगी आपको इसी लेक्चर में जस्ट थोड़ी देर पहले। वो ए की वैल्यू आप यहां से वापस यहां पर पुट कर सकते हो, तो आपको एक्सप्रेशन मिल जाएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का। ये जो आपका एक्सप्रेशन आया है, यही एक्सप्रेशन आपको डिराइव करने के लिए एग्जाम में आ सकता है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड अ कंडक्टर, जिसमें आपने एक्सेलरेशन की वैल्यू अभी पीछे जो फाइंड आउट की थी वहां से डाल दी है, जो एफ अपॉन एम से आई थी, और टी बार रिलैक्सेशन टाइम है। तो अब वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की जो वैल्यू है माइनस इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट है, या यूं कहें इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में लगी है इलेक्ट्रॉन्स के ऑपोजिट भागते हैं, इसलिए तो ये माइनस साइन है। ई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है जो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। कैपिटल ई कंडक्टर के अंदर डेवलप होने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है। एम स्मॉल एम इलेक्ट्रॉन का मास है जो 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। और टी बार एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड और एवरेज रिलैक्सेशन टाइम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन हो तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो। वैसे नॉर्मली इस वाले फॉर्मूले पर कोई डायरेक्ट न्यूमेरिकल कभी नहीं आता। आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का न्यूमेरिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन वो किसी और फॉर्मूला पर बेस्ड होता है, तो किसी और फॉर्मूला पर बेस्ड न्यूमेरिकल आपको कराया जाएगा बाद में, वो फॉर्मूला पढ़ाने के बाद। अभी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला है बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है जो डिराइव करने के लिए आपको आ सकता है। तो कहानी एक बार, आज का लेक्चर खत्म करने से पहले कहानी एक बार फिर से मैं सुना दूं बच्चों को। क्या है वो कहानी? वो कहानी ये है कि जब तक इस कंडक्टर के अंदर या कंडक्टर के अक्रॉस कहना चाहिए बैटरी नहीं लगी थी, तब तक कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडम मोशन में थे, मूव तो कर रहे थे बट नॉट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इसलिए उन सब की एवरेज वेलोसिटी 0 होती थी। सबके वेलोसिटी एक दूसरे को कैंसिल कर देती है जब रैंडम होती है। जब आपने इसके दोनों एंड्स के अक्रॉस बैटरी लगाई तो दोनों एंड के अक्रॉस पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ने की वजह से बैटरी के और नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ने की वजह से दोनों एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो गया। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो गई। एल लेंथ है कंडक्टर की इस एंड से इस एंड तक की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड V/L, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स लगने लगी। वो फोर्स आपने निकाली F = QE, क्यू की जगह आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज रख सकते हो। उस फोर्स की वजह से हर इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ। m इलेक्ट्रॉन का मास है, a उसका एक्सेलरेशन है, m को इधर डिवाइड करेंगे, एक्सेलरेशन आ गया। वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की वजह से हर इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में भागता है कुछ समय के लिए और फिर टक्कर खा जाता है। जब वो कुछ देर के लिए भागता है तो उस टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं, और टक्कर खाने तक वो V1 वेलोसिटी अटेन कर लेता है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन V2 कर लेता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन, और V3 कर लेता है थर्ड इलेक्ट्रॉन, एंड सो ऑन। यानी सारे इलेक्ट्रॉन्स जिनकी इनिशियल वेलोसिटी बैटरी लगने से पहले U1, U2, U3 अप टू UN थी, सबकी वेलोसिटी U1 से V1, U2 से V2, U3 से V3 हो जाती है। और उन सारी सारी फाइनल वेलोसिटीज का जो मीन होता है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाता है। आपने वो सारी वेलोसिटीज निकाली इक्वेशन ऑफ मोशन से, और उन सारी वेलोसिटीज की वैल्यू का फिर से मीन निकाला तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आ गई, और ये आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। तो आज के लेक्चर में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया है। क्या?
derive an expression for the drift velocity of electrons inside a conductor. जब आप अपनी नोट्स की कॉपी ओपन करोगे, जो मैंने आपको नोट्स भेजे हैं, उसमें करंट इलेक्ट्रिसिटी यूनिट सेकेंड जहां शुरू होगा पेज नंबर 1 पर, वहां इलेक्ट्रिक करंट, रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ चैप्टर का नाम लिखा होगा। फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पूरा एक्सप्लेन किया होगा, जो कल की यानी पिछली क्लास में एक्सप्लेन किया था। उसके बाद पेज नंबर 3 पर हेडिंग लिखा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। उसमें अब आप अगर उसकी रीडिंग करोगे पेज नंबर 3 से लेके पेज नंबर 4 और 5 तक, तो आपको ये पूरी कहानी दोबारा से बिल्कुल रिवाइंड के तौर पे सुनाई देगी। जो एक एक अक्षर उसमें लिखा है वही यहाँ पर लेक्चर में एक्सप्लेन किया गया है, यूं कहें जो है एक्सप्लेन किया गया है वही नोट्स की फॉर्म में एक एक वर्ड बाय वर्ड वहां पर रिटन में है। तो अच्छी बात यह है करेंगे बच्चे कि इस लेक्चर को देखने के बाद एक बार उस नोट्स वाले 3, 4, 5 पेज को पढ़ेंगे ध्यान से, तो उनको सब कुछ पता चल जाएगा कि क्या क्या हो रहा है। और भी अच्छा करना चाहते हैं तो पहले लेक्चर देखें, 3, 4, 5 पेज पढ़ें, उसके बाद एक बार और फिर से रिफ्रेशिंग लेक्चर देख लें, यही वाला रिफ्रेश करने के लिए, तो आपको कभी नहीं भूलोगे। और फिर बिना देखे एक बार लिखने की प्रैक्टिस कर लें। अगले टॉपिक के लिए अब बच्चों से मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक लेक्चर देखते रहें और पढ़ाई करते रहें। तो अब के लिए गुड बाय करते हैं, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।